जय माता जी, जय श्री राम, जय राजपूताना। आप सभी लोगों को नवरात्र के इस पावन पर्व पर ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी को स्वस्थ, समृद्ध एवं यशस्वी बनाए। साथियों, आज आप लोगों के बीच मेरा आने का जो मकसद है, पहले तो सर्वप्रथम मैं हमारे संस्था के सभी पदाधिकारी, सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक बार फिर से हमारे ऊपर विश्वास जताया है। साथियों, चूँकि मैं लंबे समय तक इसका अध्यक्ष रहा तो हमारे मन में इच्छा थी कि यह जिम्मेदारी किसी और को दी जाए, लेकिन शायद अभी हमारी जो क्षमता है वो पूरी तरह से संगठन ने उपयोग नहीं किया है, इसीलिए लोगों ने हम पर विश्वास जताया और एक बार फिर से एक पंचवर्षीय कार्य योजना के लिए हमको एक मत से अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया है। अब चूंकि मैं अध्यक्ष बन गया हूं तो संगठनात्मक रूप चीज़ों को अब देखना हमारी जिम्मेदारी है और इसको एक एक कड़ी को जोड़ने का जिम्मेदारी भी हमारी है। 28 मार्च का दिन 2025 हम लोगों के लिए एक बहुत ही खुशनुमा दिनों में समाहित है, क्योंकि इस तरह से संगठन के विचार और चर्चा के लिए कम समय मिल पाता है, परंतु हमारी टीम ने और हम सब ने मिलकर के लिया है और मुझे विश्वास है कि ये सिर्फ चर्चा तक ही सीमित नहीं होगा। लोग अपनी जिम्मेदारी से और अपने समर्पित भाव से इसको धरातल पे भी उतारेंगे। साथियों, इस समय एक सबसे जो विषम परिस्थिति है वो ये है कि राजपूतों के इतिहास के साथ छेड़छाड़, जबकि सच्चाई ये है कि इस देश को बनाने से लेकर के आज तक सिंचित करने का जो काम कर रहा है वो राजपूत ही कर रहा है। चाहे वो स्वतंत्रता की लड़ाई में सबसे बड़ी भागीदारी की रही हो, चाहे देश को सबसे ज़्यादा भूखंड दान देने की रही हो, चाहे देश को सबसे ज़्यादा धन देने की बात रही हो, और चाहे आज के दिन में भी देश के बॉर्डर पे खड़ा होकर के खून देने की बात है, तो आज भी सेना में सबसे ज़्यादा जो खून देने वालों में है वो राजपूत समाज है। और राजपूत समाज ने ही इस देश के संविधान को पूरी तरह से धरातल पर उतारने का संकल्प किया। वह चाहे विश्वनाथ प्रताप सिंह के रूप में रहा हो, चाहे वो चंद्रशेखर जी के रूप में रहा हो, चाहे आज के रक्षा मंत्री और पूर्व गृह मंत्री भाजपा के 3 बार के अध्यक्ष रहे राजनाथ सिंह जी। जिस सहनशीलता और जिस गंभीरता से हमारा समाज इस देश को आगे लेके जाने की कटिबद्धता व्यक्त करता है, उसका लेस मात्र भी अगर दूसरे समाज के लोग अनुकरण करें तो शायद यह देश कहीं ना कहीं विश्व पटल में फिर से एक बार चमकता हुआ सितारा दिखाई दे। लेकिन दुर्भाग्यवश सबसे जो विडंबना की बात है, वह विडंबना की बात यह है कि इसको बनाने और इसको बनाने वालों को रोकने का जो काम कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं, जो कि इन्हीं राजपूतों की देन है। दोस्तों, मैंने कल एक फोटो देखा जिस फोटो में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय बीपी सिंह बैठे हुए हैं, उनके बगल में देवीलाल जी बैठे हुए हैं और उसके बगल में चंद्रशेखर जी बैठे हुए हैं और उसके पीछे मुलायम सिंह यादव एक अर्दली के समान खड़े हैं। उस अर्दली को उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना और फिर उसके बाद देश में उसको रक्षा मंत्री बनाना, 2 राजपूतों की बड़ी भूमिका रही, जिसमें एक विश्वनाथ प्रताप सिंह रहे और दूसरे चंद्रशेखर जी रहे। मुलायम सिंह को नेता बनाने में सबसे बड़ी जिसकी भूमिका रही वो रहा अमर सिंह जी का। अमर सिंह ने सिर्फ मुलायम को नेता नहीं बनाया, बल्कि मुलायम सिंह को दूसरी पत्नी से उनका वैवाहिक सार्वजनिक विवाह करा
उनके घर में एक नहीं दो दो पुत्रवधुओं को लाने में राजपूतों का उनका बड़ा हाथ रहा। अमर सिंह जी ने अखिलेश यादव को विदेश पढ़ाने में उनका सारा खर्च उठाने वाले अमर सिंह थे। लेकिन ये एक परिपाटी चली आ रही कि राजपूत जिसके साथ रहता है, जिसको सहयोग करता है और जिसके कंधे पे हाथ रख करके उसको बड़ा करता है, सबसे पहले वही राजपूतों का दुश्मन होता है। देश में इस समय सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर को बनाने वाले जो थे बड़ौदा राजघराने के गायकवाड़ साहब, उनके प्रति इन लोगों ने कोई स्नेह, कोई श्रद्धा भाव नहीं दिखाया। जबकि अगर वो उनकी मदद नहीं करते तो शायद आज बाबा साहब अम्बेडकर इतिहास के पन्ने में कहीं दिखाई भी न देते। उसी तरह से मंडल कमीशन अगर लागू करके बीपी सिंह ने इस देश में ओबीसी को आगे आने का मौका नहीं देते तो आज ये लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, इनका जो कुटुंब खानदान जो कांग्रेस को गाली देता था खानदान के नाम पे, वो आज सम्राट बन के न घूमता। ये सब चीजें तो हम लोगों ने सहन कर लिया। भाई राजपूतों ने देना सीखा, कभी लेना नहीं सीखा। राजपूतों ने मुगलों से लोहा लिया, राजपूतों ने अंग्रेजों से लोहा लिया। राजपूत इस लोकतंत्र के सरकार से भी अभी तक लड़ते ही आ रही। सरकार हमेशा हमसे कुछ न कुछ छीनने का प्रयास कर रही है, उसके बावजूद भी हम अपनी मर्यादित उपस्थिति को छीन होने नहीं दे रहे हैं। और यही इस देश के सभी जातियों के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। आखिर ये कौन सी ऐसी प्रजाति है जिसको हर तरह से संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से हम लोग छीन करना चाहते हैं, लेकिन ये छीन होने का नाम नहीं लेती। तो साथियों, ये हमारा डीएनए, हमारा आत्मबल है और हमारा स्वाभिमान है और हमारा परिश्रम है। हमसे जमीनें छीनने के लिए षड्यंत्र के रूप में सेलिंग एक्ट लाया गया, हम उससे भी पार पा गए। आज आरक्षण लाया गया। हमारा बच्चा योग्य होते हुए भी सरकारी डॉक्टर नहीं बन सकता। हमारा बच्चा योग्य होते हुए इंजीनियर नहीं बन सकता। हमारा बच्चा योग्य होते हुए ब्यूरोक्रेट्स नहीं बन सकता, जबकि उससे अयोग्य लोगों को जगह दे करके इस देश का बंटाधार किया जा रहा है। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने आज पहल नहीं किया होता तो इस देश को नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिलना बहुत मुश्किल था। सभी लोग एकमत थे, सभी आडवाणी जी के साथ थे, लेकिन दूरदर्शिता दिखाई और अपने करियर को, अपने राजनीतिक भविष्य को दांव पे लगाकर राजनाथ सिंह जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लाए। लोगों की नजर इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर बहुत ज्यादा टिकी हुई है और एक योगी होने के उपरांत उनको जबरदस्ती राजपूत का ठप्पा मारा जाता है, जबकि सच्चाई ये है कि वो मुख्यमंत्री भी किसी की मेहरबानी से नहीं बने। मुख्यमंत्री के लिए तो मोदी और शाह के पसंद थे मनोज सिन्हा जी, जो वाराणसी में जाकर के काशी विश्वनाथ का दर्शन करके हेलीकॉप्टर में बैठने वाले थे। तो योगी जी भी अपने पुरुषार्थ और अपनी क्षमता से मुख्यमंत्री बने। लगातार केशव प्रसाद जैसा व्यक्ति पीछे से षड्यंत्रकारियों का एक नेतृत्व करता हुआ लगा हुआ है। 2017 से 2025 8 साल हो गए, फिर भी योगी आदित्यनाथ अपने पुरुषार्थ से, अपने ईमानदारी से और अपनी क्षमता से देश के सबसे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, सबसे ज़्यादा पसंद करने वालों में मुख्यमंत्री। हिंदुत्व को स्थापित करने का जो संकल्प है उसको पूरा करने का किसी में अगर क्षमता है तो है योगी आदित्यनाथ। लेकिन ये एक बड़ी षड्यंत्र की बू आती है जब
कहीं किसी दूसरे पे होता है तो उसको हिंदू कह करके हम सब उसमें समाहित किए जाते हैं और हम सबसे अग्रणी भूमिका में होते हैं। लेकिन जैसे ही किसी महापुरुष राजपूत की बात आती है तो सारे हिंदू को सांप सूंघ जाता है। सारे हिंदू जो हैं उनको एकदम से गहरी नींद आ जाती है और उस लड़ाई को अकेला राजपूत लड़ता है, और वो भी राजपूत कौन सा, जो राजनीति से दूर है। क्योंकि पार्टी की जो दास्ता है वो हमारे राजपूत राजनेताओं में उनके सर चढ़ के बोलती है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि देश के कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल जी ने जो जिस तरह से उस दिन सदन में बात रखी, वो हम सब लोगों के लिए बहुत ही राहत की बात है। परंतु इस तरह की अपेक्षा हम राजपूत नेताओं से चाहते थे। हाँ, हम मानते हैं कि अनुराग ठाकुर ने भी अपनी बात जोरदार तरीके से रखी है, लेकिन उस तरह से नहीं रखी जिस तरह की उनकी क्षमता और जिस तरह से उनके समाज, उनके पूर्वजों पर घाव किया गया था। खानापूर्ति तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी की, खानापूर्ति तो दिया कुमारी ने भी की, लेकिन इन लोगों के बोलने के समय यह एहसास हो रहा था कि राजनीतिक रूप से कितने प्रताड़ित हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जिसको जवाब देने की जरूरत है वो है रामगोपाल यादव। रामगोपाल यादव एक राज्यसभा के सांसद हैं और कार्यकाल के हिसाब से देखा जाए तो एक वरिष्ठ सांसद है। अगर उनकी बहुत इच्छा है कि सरकार समाजवादी को फ्री कर दे तो वो करणी सेना को और राजपूतों को देख लेंगे, तो उनका मैं अभिनंदन करता हूं और उनकी इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। और मैं भी ये चाहता हूं कि सरकार एक बार राजपूतों को कानूनी रूप से यह सहमति दे दे कि इन समाजवादी नाम के जो कठमुल्ले हैं दो हाथ कर लिया जाए। मैं रामगोपाल यादव जी को यह चुनौती देता हूं, साहस है तो सरकार से ये सहमति लेकर के, ये अनुमति लेकर के आएं, और उसके बाद भी उनको ये पता चल जाएगा कि साइकिल चोरों की जो ये मंडली है, टोटी चोरों की जो ये मंडली है, ये दूसरे सरकारी धन लूट करके जो महाराजा बन के घूम रहे हैं, इनकी औकात क्या है। रामलाल जी सुवन एक मोहरा है, एक प्यादा है, और इस प्यादे को शतरंज के इस खेल में तो फंसना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता, उनको फंसना ही है। रामलाल जी सुमन अगर अपनी इच्छा से सार्वजनिक रूप से सदन में सार्वजनिक रूप से माफी मांग करके अगर अपना गला छुड़ाना चाहें तो उनका छूट सकता है। अखिलेश यादव ने एक बड़ी खेल खेला। रामजी लाल सुमन दलित हैं, इसके लिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। भाई मेरे समझ में नहीं आता है कि यहाँ तो 4 वर्ण बने थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र से जब दलित बना, दलित किसको कहा गया? दलित उसको कहा गया जो कमजोर है, निर्धन है, असहाय है, वो दलित है। जब एक व्यक्ति 4 बार सांसद हो जाता है तो दलित कैसे रह जाता है? किस तरह से वो गरीब है? क्या उसके पास कमी है? और अगर दलित है तो ये कौन से संविधान में लिखा हुआ है कि उसको सवर्ण को गाली देना चाहिए, सवर्ण के पूर्वजों को अपमानित करना चाहिए? किस सदन में, किस संविधान में लिखा हुआ है कि इतिहास को जो है पलटते हुए जो मर्जी में आए वो बोले? और किस विषय पे बोल रहे थे? वो कौन सा विषय था? ये जो तुष्टीकरण की नीति है, इस तुष्टीकरण का अंत भी राजपूत ही करेगा। देखिए, हम लोग को सरकार से न तो मनरेगा चाहिए, न तो उनका आरक्षण चाहिए,
न तो उनका अनुदान चाहिए, न तो उनका शीतकालीन कपड़ा चाहिए, न ग्रीष्मकालीन कपड़ा चाहिए, न उनका पढ़ाई का बस्ता चाहिए, न उनकी बुक चाहिए। हम टैक्स आज भी देने वालों में, और टैक्स ही नहीं देते। जिस दलित के नाम का रोना रोते हैं अखिलेश यादव, उस दलित को आज भी उनका भरण पोषण करने में हम लोग बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो इसके लिए हम लोगों की चुनौती, राम गोपाल यादव अगर स्वीकार करें तो भारत सरकार से वो अनुमति लेकर के आएं और एक बार पूरे देश में निपट लिया जाए। हम अभिनंदन करना चाहते हैं करणी सेना के जो बीरू सिंह हैं, उनकी टीम जो है उपेंद्र राणा जी हैं, सन्नी सिंह हैं, उनके साहस को हम सलाम करना चाहते हैं और विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम लोग सब उनके साथ हैं। खानवा में लड़ाई नहीं होगी, अगर ये होगा तो पूरे देश में लड़ाई होगी और उस लड़ाई में हम सब एक साथ हैं। कल बुधवार है, कल 2 अप्रैल को अखंड राजपूताना सेवा संघ की जौनपुर की टीम जौनपुर में जिलाधिकारी महोदय को अपनी पीड़ा को साझा करेगी और वहाँ से जब शुरू होगा तो पूरे प्रदेश में ये बंद नहीं होगा। इसके पहले गोरखपुर में भी प्रेस वार्ता से संज्ञान में लिया जा चुका है, मुंबई में तो चल ही रहा है, दिल्ली में भी होगा, पूरे देश में। हमने हमारे सभी पदाधिकारियों से कह दिया है कि हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। अगर हम चुप रहते हैं, हम शांत रहते हैं, तो सिर्फ इसलिए रहते हैं क्योंकि ये देश हमारा है और इस देश को बनाने में हमने शहादत दी, खून दिया है और इस मिट्टी को हम नमन करते हैं और इसको माता मानते हैं। तो इसको ऐसी बिखरने नहीं देंगे। लेकिन कोई रामलाल जी सुमन हमारे छाती पे पैर रख करके हमारे पूर्वजों को गाली देगा, वो भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मानते हैं कि हमारे नेता जो हैं इस समय पार्टी के दास हो चुके हैं, लेकिन उनको भी उतरना होगा। जब हम उतरेंगे तो उनको भी मजबूरन हमारे साथ आना ही होगा और वो आएंगे भी, यह हमें विश्वास है। तो मैं आप सभी हमारे जो संस्था के पदाधिकारी हैं उन लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से हम निवेदन और आग्रह के साथ निर्देशित भी करते हैं कि इस विषय को पूरी क्षमता के साथ सार्वजनिक करें। जय राजपूताना, अखंड राजपूताना।